नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आपका एक बार फिर से स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ एक बार फिर से हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। वैसे तो आप अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं, बहुत खुलकर अपना पक्ष रखती हैं और कई बार इन बेबाक बातों की वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। आज जब आप हमसे मुलाकात कर रही हैं, आपको हाल ही में एक बार फिर से धमकी मिली है। आपको धमकियां तो अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से, वो भी एक खुले मंच से, पश्चिम बंगाल के कारी यासीन अली की तरफ से जो धमकाया गया है आपको, इस धमकी के पीछे की वजह क्या है और कौन वो लोग हैं जिनको आपकी बातों से इतनी दिक्कत है? कारी यासीन अली तकरीबन 6 महीना पहले भी उन्होंने मुझे काटने, मारने और मेरे रेप करने के लिए मुसलमान मदरसा युवा बच्चों को उत्साहित किया था। इवन उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया था कि सिर्फ मारना मत, लूटना पहले उसको और तब फिर खत्म करना। और उसके बाद फिर मुझे न्यायपालिका में गुहार लगानी पड़ी थी प्रोटेक्शन के लिए, और तब उन्होंने माफीनामा कहा था, लिटरली लिख करके। यानी कि ये शख्स पहले भी धमकी दे चुका है और अदालत में माफीनामा दे चुका है। जी, और उसके बाद फिर मेरे पास, मैं प्रयागराज में थी तब मेरे पास ये लिंक आया कि कारी यासीन अली जो है वो तकरीबन 10-12 हजार की भीड़ में एक इस्लामिक तकरीर के बीच में, जहां पर अल्लाह की बात बताई जाती है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात बताई जाती है, इस्लाम की खूबसूरती बताई जाती है, इस्लाम का प्रचार किया जाता है, अल तक़िया किया जाता है, दावत इस्लाम किया जाता है, वहां पर वो नाजिया इलाही खान को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं यहाँ पर बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि अभी जब आप ये बात कह रही हैं, हम वो क्लिप अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये बंगाली भाषा में है, तो पहले ये बता दीजिए कि ये कह क्या रहा है हिंदी में, उसके बाद हम समझते हैं कि इससे दिक्कत क्या है आपसे। उसने जानबूझ करके इंटेंशनली, आप देखिएगा कि 2 लाइन उसने बंगाली बोली और फिर हिंदी भी बोला है, फिर 2 लाइन बंगाली बोली और फिर हिंदी भी बोला है। उसने मेरे माँ बाप को गाली दी है, उसने मेरी पैदाइश पर को गाली दी है, और उसने कहा है कि मैं बिहार की हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने यहाँ तक कह दिया है कि पूरा उलमाए दीन और कारी और जितने भी मुस्लिम युवक हैं वो पश्चिम बंगाल की रोड पर उतरेंगे और मुझे काट करके मुझे, मेरे जैसे लोगों को बताएंगे कि जो कोई भी मुसलमान के विरोध में बात करेगा उसका हाल यही किया जाएगा, उसका हशर यही किया जाएगा। यहां तक कि उसने कई झूठ बातें भी कही कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और भी उसने 3-4 नाम लिया है। तो उसने बताया कि इस्लाम इतना खूबसूरत है और ये अपने आप को मुसलमान कह करके मदरसे की बुराई करती है, मजार की बुराई करती है, जबकि मैं बुराइयां नहीं करती हूं। मैं जो फैक्ट है उस बात को अल कुरान के हिसाब से मैं बताती हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने भी खारी हैं, जैसे यासीन अली की बात है या ताहा सिद्दीकी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिल्कुल पपेट है, बिल्कुल दलाल है, तो ये जितने लोग हैं ये मजार चला रहे हैं वहां पर। इनकी रोटी रोजी, इनकी कमाई, इनकी लैविश लाइफ, इनकी लग्जेरियस लाइफ सिर्फ और सिर्फ मजार की वजह से चल रही है, क्योंकि फंडिंग उसी से आती है। इनके घर में कोई पढ़ा लिखा शिक्षित, कोई कारोबार या काम करने वाले लोग हैं नहीं। और जब मैं कहती हूं कि अल कुरान के हिसाब से मजार परस्ती गुनाह है, तो इनको बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि इनकी इजी मनी इनकम बंद हो जाएगी। तो इन्होंने जो मुझे धमकी दी है तकरीबन 12,000 लोगों, मुसलमानों की भीड़ में, ये धमकी अल्टीमेट धमकी थी, ये बहुत बुरी धमकी थी। और हालिया में पता है सबको कि 11 सितंबर को अलीपुर कोर्ट के परिसर में भी मेरी लिंचिंग हुई है, और लाखों 1.5 लाख, जिसमें टीएमसी के मोइनुद्दीन शम्स थे, जिसमें टीएमसी के डेबरा के विधायक और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर थे, टीएमसी की कई महिला नेत्री थी, टीएमसी के विवेक गुप्ता जो जोड़ा साकू असेंबली के विधायक है वो थे। उनके नेतृत्व में, उनके प्रेजेंस में मेरी लिंचिंग हो रही थी। वो तो कोर्ट था इसलिए मैं सेफ हो गई। तो पश्चिम बंगाल में मेरी मृत्यु तो तय हो चुकी है, ये मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि खुले आम अब ये लोग बांग्लादेशी जुबान कह रहे हैं। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है बंगाल की, ममता दीदी की? नहीं, ममता दीदी की कानून व्यवस्था पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक न्यायपालिका है पश्चिम बंगाल में जो हम जैसे संवैधानिक लोग या हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों को सुरक्षित कर देता है। अदरवाइज मैं तो रोज अपने बेडरूम में, अपने बेड पर रात में एक कपड़ा आयरन करके रखती हूँ कि पता नहीं कौन सी सुबह में कितनी पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, और मुझे ये भी पता होता है कि 2 घंटे के बाद मुझे बेल मिल जाएगा। ठीक है, अब उन मुद्दों पर बात करते हैं जिसमें देश में इस समय काफ़ी बातचीत हो रही है। 2 ऐसे मुद्दे हैं, एक संभल का है, एक अजमेर का है। मुझे लगता है संभल से शुरू करते हैं पहले। संभल में सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि अदालत में याचिका जाती है, तुरंत स्वीकार हो जाती है दूसरे पक्ष को सुने बिना,
और उसी दिन जो है वो सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे करने वाली टीम पहुंच जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी पर बाद में आते हैं, पहले जरा इसको समझते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं। क्या आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इतने सेंसिटिव मामले में अदालत तुरंत ऑर्डर कर दे और वो भी दूसरी पार्टी को सुने बिना, न सिर्फ सर्वे का ऑर्डर कर दे, उसी शाम को सर्वे वाली टीम भी पहुंच जाए और सर्वे भी हो जाए? देखिए विशाल जी, मैं राहुल बाबा की तरह तो हूँ नहीं जो संविधान लेकर घूमती हूँ। मैं उसको पढ़ती हूँ और कानून मैं बहुत बारीकी से पढ़ी हूँ। 1920 से वो प्रोटेक्शन में था एएसआई के, 1920 से। तो 1920 से ये क्या कौन सा नशा खा करके मुसलमान पक्ष बैठे हुए थे, कौन सा नशा लेकर के बैठे हुए तो जब से, अच्छा 1920 से आप देखिएगा कि वहां पर कोई नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था। अभी हालिया में 10 साल 12 साल का आप निकाल लीजिए, 2 4 5 लोग जाते थे। जैसे बाबरी मस्जिद जब हुआ करती थी तो कोई अगरबत्ती भी जलाने नहीं जाता था, कोई नमाज भी नहीं पढ़ने जाता था और अजान भी वहां पर रेगुलर नहीं होती थी। पर जैसे ही हिंदू पक्ष कोई याचिका दायर करते हैं वैसे ही मुसलमानों को एक इस्लाम जाग जाता है, इस्लाम जाग जाता है। अगर कोई जगह 1920 से अंडर एएसआई प्रोटेक्शन में है तो अगर आपको विरोध जताना है तो आप 1920 से जता देते। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आईनाए अकबरी के पेज नंबर 281 में खुद अकबर साहब जो है और बाबरनामा में वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का गुंबद बैठाया था, उन्होंने जो ऊपर का जो टुम है वो बैठाया था। उसके बाद आईनाए अकबरी और बाबरनामा में कई बार इस बात का जिक्र अलग अलग पेजेस में लिखा हुआ है, जिसमें 1877 1876 में एक फॉरेन ने केसी कार्ल ने कहा है कि ये उनकी आंखों के सामने मंदिर था। उसके बाद फिर इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अब आती है बात कि जब जज ने एक कमेटी को बिठाया और उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को अलॉट किया और 10 दिन का समय दिया कि इसमें एएसआई का सर्वे होना है और उसका रिपोर्ट 10 दिन के अंदर जमा करना है, तो उसके बाद फिर जब एएसआई सर्वे 19 तारीख को हुआ, उन्होंने होने नहीं दिया मुस्लिम पक्षों ने, जबकि मोहसिन अंदर से और जफर साहब जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वो कह रहे थे कि ऐसा ही होने दीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर माहौल मत खराब करें, वो मुसलमानों को कह रहे थे। पर 19 तारीख को कोई बवाल नहीं था, 19 तारीख को सर्वे के लिए टीम पहुंच गई थी, तब कोई बवाल नहीं था। नहीं, बवाल का मतलब स्ट्रैटेजी क्रिएट किया जा रहा था, लोग एकत्रित हो रहे थे, तभी तो जफर साहब को बोलना पड़ा माइक पर, तभी तो वहां के मुअज्जिन को जिस पर वो अजान देते हैं लाउड स्पीकर पे, उससे उनको घोषणा करनी पड़ी कि आप लोग ऐसा शांति बनाए रखें, ऐसा कुछ ना करें, एएसआई की टीम को उनका काम करने दे। अल्टीमेटली तो हो नहीं पाया था 19 तारीख को। उसके बाद फिर 24 तारीख को हुआ और 24 तारीख में पाकिस्तान की कैसी गलियां बनाई गई संभल को और किस तरीके से जिहादी और आतंकी हरकतें की गई वो तो हम सबके सामने है, हम सबके सामने। मैं मुसलमानों के विरोध पर बाद में आऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आज से पहले अदालतों में इस तरीके की याचिकाएं स्वीकार नहीं होती थी। अयोध्या के बाद से खासतौर से इस तरह की याचिकाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। उसके बाद काशी हुआ, मथुरा हुआ, इसके बाद संभल होता है, अजमेर होता है, इसके बीच में एक भोजशाला भी हो जाता है। सवाल उठ रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर है तो वो क्या करने से रोकता है? अगर वो कुछ भी करने से रोक नहीं रहा तो क्या फिर इस तरह से आने वाले दिनों में याचिकाओं पर याचिकाएं होती रहेंगी? और आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? विशाल जी, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब 2015 में मैंने ट्रिपल तलाक का पिटिशन दायर किया था और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि बहुत कम एज में मैंने ट्रिपल तलाक में सीधा पीआईएल डाला था। तो उस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि जज साहब संविधान को ना सुन करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शरिया की बातें क्यों सुन रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया के पिटिशन, सप्लीमेंट्री पिटिशन, स्पेशल पिटिशन वो दायर कर रहे हैं और जज साहब सुन रहे हैं। तो क्या हमारा देश शरिया से चल रहा है ना संविधान से चल रहा है? और लास्ट मेरा जो सप्लीमेंट्री पिटिशन गया था ट्रिपल तलाक के वक्त में, जजमेंट आने से 3 महीना पहले, उसमें मैंने ये बात प्रेयर में लिख करके दिया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के लिए सिर्फ और सिर्फ शरिया बता रहा है और मेरे पिटिशन में या शाहबानो और सायरा बानो के पिटिशन में संवैधानिक बात लिखी हुई है। तो बराए मेहरबानी संविधान के हिसाब से जजमेंट थे, जिसमें एक जज मुसलमान थे जिन्होंने आपत्ति जताई थी कि वो ट्रिपल तलाक बैन नहीं करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जजेस अपने बेंच पर संविधान रख रहे हैं, शरिया लॉ नहीं रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब आती है कि आपने भोजशाला की बात कही, भोजशाला का पिटिशन 19 साल पहले गया था। अब आते हैं कि 19 सर्वे हाँ, अचानक से सर्वे की बाढ़ आई, याचिकाएं तो पहले भी थी, तो काम हो रहा है ना। अब पहली बार 1986 में कुरान की कई आयतों के ऊपर पीआईएल गया था 1986 में। अब अगर वो अभी ऊपर आ रहा है, मान लीजिए कल उठ करके मैं ही जाती हूं और उसमें एक सप्लीमेंट्री पिटिशन देती हूं और मैं कहती हूं कि इसको लिस्ट में लाया जाए, तो अब मुसलमान पक्ष उठ करके खड़ा हो जाएगा कि अचानक से क्यों आ रहा है। भाई अचानक से नहीं आ रहा है, लीगल एक प्रोसेस होता है एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। आप मदरसे में पढ़ करके अगर संविधान के आर्टिकल, सबसेक्शन और चैप्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम केस को केस के हिसाब से देख रहे हैं, आप केस को जज्बात के हिसाब से देख रहे हैं, आप केस को एहसास के हिसाब से देख रहे हैं, आप केसेस, कोर्ट के केसेस को आप इस्लाम के हिसाब से देख रहे हैं। कोर्ट के केसेस भारत में इस्लाम के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, वो पाकिस्तान में चलते हैं। जैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक शिया को बेल दे दिया, वो भी एड इंटरिम बेल दिया, तो उस जज का सर तन से जुदा हो गया, वो मर चुका है, क्योंकि सुन्नी ने उठ करके कहा कि जज शिया को बेल दे कैसे सकता है। तो ये तो भारत है ना, यहां पर हमारे जजेस के टेबल पर, पटल पर जो होता है वो संविधान होता है, शरिया या इस्लाम नहीं होता है। एक सवाल यह था कि इतने सेंसिटिव मामले में क्या दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का ऑर्डर दिया जाना चाहिए था? इतनी जल्दबाजी क्या थी? नहीं, यहां पर तो दूसरा पक्ष सुनने की बात ही नहीं थी ना। नोटिस दोनों को गया, जफर साहब को भी गया, विष्णु शंकर जैन जी को भी गया। अब आता है कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो स्पेशल प्रोविजन में आता है। अब स्पेशल प्रोविजन और प्रिम्बल में जब आ रहा है तो आर्टिकल 32 तो भारी पड़ जा रहा है ना, फंडामेंटल राइट तो भारी पड़ रहा है ना ये, क्योंकि ये तो स्पेशल प्रोविजन में आ रहा है। ये प्रश्न पूछा गया था कि इतने सेंसिटिव मामलों में अक्सर इतनी जल्दबाजी में ऑर्डर नहीं आते, जल्दबाजी और ना ही उसी दिन ऑर्डर और उसी दिन सर्वे, ये आज से पहले कभी देखा नहीं गया। ये दलील विपक्ष ने दी। विशाल जी, 1920 से 2024 जल्दबाजी होती है क्या? भोजशाला 19 साल जल्दबाजी हो रही है क्या? जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि जल्दबाजी हो रही है। अजमेर शरीफ में सर्वे तो 1992 में जब नंगा नाच हुआ था तभी करवा देना चाहिए था, तब भी करवा देना चाहिए था, क्योंकि वहां तो कोटा खुला हुआ था। अजमेर शरीफ को तो प्रोस्टिट्यूट का बाजार बनाया गया था। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो आप मुझे बताएं कि चिश्तिया परिवार के 9 लोग अरेस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे, न्यूड फोटोशूट को लेकर के। वहां पर जो जिस हिसाब की अश्लीलता चल रही थी उसके बाद ही करना चाहिए था कि अगर आप कह रहे हो कि अजमेर शरीफ एक पाक मुकद्दस जगह है तो उस पाक मुकद्दस जगह में ये अश्लीलता का नंगा नाच हुआ कैसे? और सर्वे से डर किस बात का है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, सर्वे से डर किस बात का है? सवाल ये पूछा जाता है कि अगर 1991 के एक्ट के हिसाब से जाएं तो आपको अगर पता भी चल जाए कि इसका रूप क्या था 1947 से पहले, तो आप उसे बदल तो सकते नहीं है। लेकिन क्या बदलने का अधिकार है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट, यही तो दलील दी जा रही है कि अगर आपको पता भी चल गया उसका रूप क्या है तो 1991 का ये एक्ट रोकता है कि 47 के बाद जो जिस स्थिति में है धार्मिक स्थल वो उसी स्थिति में रहेगा, उसके रूप को बदल नहीं सकते। देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनको संविधान पढ़ना और समझना आता है, स्पेशल प्रोविजन को हम चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, हम चैलेंज कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 1991 के कानून के बावजूद अगर पता चल जाए कि 47 से पहले ये मंदिर था तो उसे फिर से मंदिर के रूप में ही ला करके पूजा अर्चना फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के हिसाब से, आर्टिकल 21 के हिसाब से। हम गए न्यायपालिका, हमने कहा कि इतिहास के पन्ने और बहुत सारे प्रूफ दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, जिस एविडेंस में आईनाए अकबरी और बाबरनामा भी दिया गया है। ठीक है, केसी कार्ल का जो सर्वे रिपोर्ट था वो भी दिया गया है। एक और रिसर्चर है, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, उनका भी पूरा रिसर्च का पेपर दिया गया है कोर्ट को। तो कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही कि दोनों पक्षों को हम नोटिस दे रहे हैं, 10 दिन में आप सर्वे का रिपोर्ट यहां पर जमा कीजिए। अगर जफर साहब को आपत्ति थी या मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी, वो सीधा सर्वोच्च न्यायपालिका जा सकते थे। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जैसे ही कहा कि अभी हम थोड़े दिन के लिए स्टे देते हैं एएसआई को, मुस्लिम पक्षों ने क्या कहा? देखा, हम जीत गए। अरे बेवकूफो, पढ़ लो ना जजमेंट, क्योंकि तुमने वहां पर कम्युनल राइट क्रिएट किया, क्योंकि सुन्नी और तुर्क का
एक पर्सनल वेंडेटा तुम कंप्लीट करने के लिए भिड़ गए, क्योंकि वहां पर तुम नमाज नहीं पढ़ने चाहते थे और अचानक से तुम अपने पर्सनल वेंडेटा को बाहर निकालने के लिए तुमने वहां पर एक मेजॉरिटी दिखाने की कोशिश की। तो इन चीजों को शांत करने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका ने स्टे दिया है, वैनिश नहीं किया। सर्वोच्च न्यायपालिका ने रिजेक्ट नहीं किया है, या सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह नहीं कहा कि मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को फाड़ के फेंक रहा हूं या मैं रद्द कर रहा हूं। हालात का जायजा लेते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका ने बोला कि अभी कुछ दिन के लिए स्टे करो। That's it। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हवाबाजी में कोई बात ना करके अगर संवैधानिक तरीके से तथ्य पे बात किया जाए, आर्टिकल्स पे बात किया जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। और मुसलमानों का आज से नहीं 77 साल से ये प्रॉब्लम रहा है कि वो जज्बाती बात करके वो मुसलमान युवाओं को भड़काते हैं, लिटरली भड़काते हैं मुसलमान युवाओं को। और जो गलत है, ये जो हमारे भारत में लगभग ये जो 2 करोड़ के करीब मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन, मुफ्ती, कारी जो हैं, ये अपनी लैविश लाइफ के लिए, अपनी रोटी बोटी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी चमक के लिए, ये हमारे भारत के मुसलमान युवाओं का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज तक 77 साल में किसी भी आलिम दीन, मौलवी, मुल्ला ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों शिक्षित हो जाओ, मुसलमानों बहु बेटियों की इज्जत करो, मुसलमानों तुम्हें आगे रिफॉर्म होना चाहिए, मुसलमानों तुम इंटेलिजेंट हो जाओ, मुसलमानों देश की तरक्की के साथ कदम से कदम मिला करके चलो। नहीं, तौकीर जाता है संभल में जाकर के बोलता है हम रोड पर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई? क्या बताओगे तुम? हम क्या बैठे हुए चूड़ी पहन करके? हम नहीं बताएंगे, फिर हम भी बताएंगे। लेकिन हम कैसे बताएंगे? हम संवैधानिक तरीके से बताएंगे। तुम रोड भरोगे, हम जेल भरेंगे तुम्हारा। तुम छुरी चापड़ा उठाओगे, हम तुमको बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई कैसे की जाती है। मोर देन 40 पुलिस ऑफिसर आर इंजर्ड। आप समझ रहे हैं कितनी बुरी चीज है ये? वो पुलिस ऑफिसर क्या किसी का बेटा नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का पिता नहीं है? आप अपने भगदड़ में, अपने पर्सनल फिरका के वेंडेटा में आप कहीं पर भगदड़ मचा दोगे। जो पाकिस्तान में हो रहा है कि शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी बरेलवी को मारता है, बरेलवी बोरी को मारता है, बोरी अहमदिया को मारता है, अहमदिया देवबंदी को मारता है, आप वही काम भारत में स्टार्ट कर रहे हो और हम लोग खामोश रहे। ये हम तो खामोश नहीं रह पाएंगे। संभल को लेकर एक बात कही गई कि ये तो सांसद और विधायक के बीच की लड़ाई है, मुसलमानों के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने नहीं आता। नहीं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस देखिए 72 फिरका और 58 कास्ट में एंटर करना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मैंने इस्लाम को बहुत बारीकी से पढ़ा है और मैंने कई बार बताया है कि हमारे तो कब्रिस्तान अलग होते हैं। जस्ट सपोज कि मैं किसी सभा के लिए या किसी चीज के लिए मैं ईरान गई हूं और अगर मेरी मृत्यु वहां पर हो जाती है तो वो लोग मेरी बॉडी को भेजेंगे भारत में, वो वहां मुझे नहीं दफनाएंगे क्योंकि मैं शिया नहीं हूं। वो अपने कब्रिस्तान में मुझे नहीं दफनाएंगे। मैं इजराइल जा रही हूं अभी कुछ दिन के बाद, शायद 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद। अगर मैं वहां मर जाती हूं तो वो मुझे नहीं दफनाएंगे, वो मुझे भारत ही भेजेंगे क्योंकि मैं सुन्नी हूं और वो यहूदी हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे में। तो इसमें एंटर पुलिस ऐसे भी नहीं करना चाहती है क्योंकि ये कोई लीगल तो बात नहीं है कि 72 फिरका और 58 कास्ट आपस में क्यों लड़ रहा है। ये इस्लामिक बात है। इसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मौलवी मुल्लाओं पर है जो पैसे के लालच में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और सेकंड, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। क्या चप्पल, पत्थर, छुरी, चापड़, बम, बंदूक, RDX से मस्जिद बचाई जा सकती है? क्या अल्लाह काफी नहीं है मस्जिद बचाने के लिए? क्या अल्लाह के करिश्मे पर, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह के यकीन पर से बिल्कुल मुसलमान खत्म हो चुके हैं? अल्लाह पर यकीन नहीं है उनको। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह काफी है बचाने के लिए। आप पत्थर और चप्पल से मस्जिद बचाओगे? शेम ऑन देम। एक और सवाल आता है कि फिर अगर सब कुछ ही अलाउड है, सर्वे भी अलाउड है, उसका रूप बदल देना भी अलाउड है धार्मिक स्थान का, तो फिर 1991 का जो एक्ट है वो किस काम का है? वो रोकता क्या है? देखिए, संवैधानिक तरीके से बिल्कुल आर्टिकल 32 के हिसाब से मैं फिर दोहरा रही हूँ कि हम स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को हम चैलेंज कर सकते हैं। रोकता सिर्फ मुसलमानों का भगदड़ है, रोकता सिर्फ मुसलमानों की आतंकी एक्टिविटीज है, रोकता सिर्फ मुसलमानों की जिहादी एक्टिविटीज है। अभी अजमेर में आप देखिए, जिस दिन पिटीशन एक्सेप्ट हो चुका है और हम लोग भी अब मैदान में उतर रहे हैं। अजमेर में होगा सर्वे, क्या लगता है आपको? एकदम, हर हाल में 1 हफ्ते के बाद आप देखिएगा। मैं तो सोच रही हूं कि मैं सीधा सर्वोच्च न्यायपालिका में जाऊं।
ओवैसी ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि वहां तो प्रधानमंत्री भी चादर चढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल चादर चढ़ाते हैं। मैं भी गई हूँ 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, मैं भी वो गई कह थी। रहे 800 साल से जब यही रूप है तो फिर आज आपको क्यों सांप्रदायिक सौहार्द देश का खराब करना है? नहीं तो फिर मैं तो कहूंगी कि 60 साल से अवैसी भी तो रजाकार फौज का आखिरी सिपह सालार है, तो आज क्यों कहता है कि नहीं रजाकार से उसका कोई लेना देना नहीं है? क्यों? क्या आपको लगता है कि इस देश में अब आने वाले दिनों में एक तरीके से इन याचिकाओं की बाढ़ आने वाली है? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि भोजशाला पर, संभल पर, अजमेर पर ये रुकेगा नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 36,000 ऐसी जगह हैं 40,000 जो कि पहले मंदिर थी, उन्हें तोड़ करके जो आक्रांता यहाँ पर आए उन्होंने अपने धर्म स्थान बना दिए। नहीं, बाढ़ तो मैं लेकिन नहीं। क्या आपको लगता है कि ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ठीक है? क्योंकि जो संभल में हुआ, खुदा ना खास्ता वो अजमेर में हो, और ऐसा ही आने वाली हर जगह की याचिकाओं में हो। क्या आपको लगता है कि देश इस समय ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है, या जो एक वक्त में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता था कि अगर अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 जगह मिल जाएं तो बाकी किसी पर दावा नहीं किया जाएगा? बहुत खूबसूरत बात कहा गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और कई बार हम लोगों ने भी नेशनल न्यूज पर बैठ करके ये बात कही है कि खामोशी से मुसलमान इन 3 जगहों को दे दें तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है, बड़ा दिल दिखा दो, दे दो। मांगा ही तो जा रहा था और अपनी जगह ही मांगी जा रही थी। दूसरा आपने कहा कि बाढ़ नहीं आया है, बस हिंदू जाग गए हैं। बाढ़ नहीं आया है, अभी थोड़े से हिंदू जागे हैं, पूरे जागेंगे तो पता नहीं इनका क्या हालात होगा। इनका हिजाब अभी धीरे धीरे खुल रहा है, पूरे तरीके से खुल जाएगा मुसलमानों का हिजाब। सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये रहते तो भारत में हैं, आधार कार्ड पॉकेट में भारत का रखते हैं, सब्सिडी भारत का लेते हैं, और भारत के भारतीय जनता पार्टी के पैसे से हज यात्रा भी कर लेते हैं, घर का राशन भी ले लेते हैं, गैस चूल्हा भी ले लेते हैं, बाथरूम टॉयलेट भी ले लेते हैं, लेकिन दिमाग और स्ट्रैटेजी पूरी पाकिस्तानी है। तो ये तो हिजाब खुलता हुआ चला आ रहा है। अब आती है बात कि आपसे जब मांगा गया था 3 स्थान, आपने दिया नहीं, तो हम लड़ने के लिए काफी हैं, हम लड़ के लेंगे। और हम तो भाई छुरी चापड़ चप्पल जूता पत्थर से नहीं लड़ रहे हैं। ये शांति प्रिय तो पत्थर प्रिय हो चुके हैं, ये शांति प्रिय तो बलात्कार प्रिय हो चुके हैं, ये शांति प्रिय तो छुरी चापड़ प्रिय हो चुके हैं, ये शांति प्रिय तो मृत्यु और मर्डर प्रिय हो चुके हैं, ये शांति प्रिय तो अब शांति प्रिय बचे नहीं है। अब आप लड़ने पर उतरे हो तो हम तो भाई संविधान के हिसाब से लड़ेंगे, आप पत्थर और चप्पल से अल्लाह का घर बचाओ, लेकिन हम मंदिर तो लेंगे और संवैधानिक तरीके से लेंगे। इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ पर, और विपक्ष कह रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पेंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया है, और वो जब तक उन्होंने अपने इस तरह के फैसले नहीं दिए थे, उन्होंने रास्ता नहीं खोला था, इतनी आसानी से सर्वे नहीं हो पाते थे। क्या आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाना ठीक है, या उनके समय में ऐसा क्या बदलाव हो गया, कितनी जल्दी सर्वे ऑर्डर्स आ रहे हैं? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट मैं कभी भी किसी भी जजेस के ऊपर उंगलियां तो नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन अब अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कोई ऐसा बड़ा जज उनके पक्ष में बात किया करता था, तो शायद सही ही कह रहा होगा। आज मुसलमान पक्ष क्योंकि 19 से 24 तक में तो वो सर्वोच्च न्यायपालिका जा चुके होते, शायद उनका कोई दोस्त नहीं रहा है अब सर्वोच्च न्यायपालिका में, इसलिए गए नहीं। समय में जुडिशरी दबाव में रहती थी? हाँ, वो तो रहती थी। मैंने आपको अपने खुद की बताई है कि मेरा ट्रिपल तलाक का मैटर में मैं गुस्सा हो गई थी, और शायद मेरे ऊपर पेनल्टी भी लग जाती, जिस हिसाब से मैं बहुत अग्रेशन में आ गई थी कि शरिया क्यों सुना जा रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जज के रूप में। तो ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ये मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने नजरों से देखा है, और थोड़ा वल्नरेबल भी मैं हुई थी कि संवैधानिक तरीके से सबमिशन लिया जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरिया के तरीके से ना लिया जाए। लेकिन अगर प्रखर हो करके, खुल करके, पूरे तफसील के साथ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि किसी एक खास बड़े जज के चले जाने से संवैधानिक कार्यों में बाधा नहीं आ रहा है, तो शायद दोस्त रहे होंगे। इसमें कहीं भी बीजेपी पार्टी बनकर सामने नहीं आ रही, लेकिन आरोप सारे बीजेपी पर ही लग रहे हैं। वो तो ठेकरा फोड़ा ही जाता है। अब देखिए, मैं बोलती हूँ अल कुरान से कि मजार परस्ती गुनाह है, मैं बोलती हूँ अल कुरान से कि अल कुरान का की पहली आयत इकरा है, मतलब शिक्षित हो जाओ। मैं बोलती हूँ कुरान से कि पक्के कब्रिस्तान जो हैं वो नहीं बनने चाहिए मार्बल टाइल्स वाले। तो मैं जितनी भी बातें अल कुरान से, जैसे सूरह अल-फल के आप चैप्टर 83 और 84 में जाइएगा, तो काफिरों को लूटना, उनकी बहू बेटियों को लूटना, माल जमा करना, और जब वो ना माने, इस्लाम कबूल ना करे, तो उसका सर तन से जुदा करना, ये भाई सूरह तौबा में, सूरह अल काफिरून में और सूरह अल अनफल में लिखा हुआ है। मैं कुरान से बोल रही हूँ।
मैं कुरान से बोल रही हूं, लेकिन अब ये क्या बोल देंगे कि ये भड़का रही है। मैं भड़का नहीं रही हूं भाई, मैं अवेयर कर रही हूं लोगों को। ये कुरान में लिखा हुआ है, तो अगर अभी बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो वो कुरान के हिसाब से हो रहा है। अगर भारत में सरतन से जुदा किया जाता है, कन्हैया का किया गया है और भी बहुत लोगों का किया गया, आज नुपुर बैठी हुई है घर के अंदर, तो ये सब कुछ कुरान के हिसाब से हुआ है। या अभी आपने जो पहले बात किया कि एक बंगाली जो है वो मुझे काटना मारना चाह रहा है, तो वो कुरान के हिसाब से करना चाह रहा है। ठीक है, बांग्लादेश पर आते हैं। संभल और अजमेर पर हमने चर्चा की। बांग्लादेश में जो पिछले दिनों हुआ, मुझे लगता है इसके बाद तो ज़्यादा सवाल बचते ही नहीं है। और जब सबसे बुरी स्थिति में ये आ गया जब उन्होंने कहा कि उनके अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे यहाँ अब 90% मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ से सेक्युलर शब्द को हटा लिया जाना चाहिए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती भारत के पड़ोसी देश में और कोई हो नहीं सकती। ये क्या मान सकता है जो बांग्लादेश में इस वक्त काम कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जब तक शेख हसीना थी तब भी ये सब होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। ये लड़ाई किसके लिए थी? शेख हसीना को वहां से हटाने के लिए, सत्ता से उखाड़ने के लिए, या जो कुछ हो रहा है उसे हासिल करने के लिए अब जो हो रहा है? और जो अब हो रहा है उसका मकसद है क्या? देखिए, हो सकता है कि लिबरल हिंदुओं को या भाईचारा वाला, गंगा जमनी तहजीब वाले हिंदुओं को अभी मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन 99% मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान में 1% हिंदू सेफ नहीं है। 93% मुस्लिम पॉपुलेशन में 7% बांग्लादेशी हिंदू सेफ नहीं है। ये तो आंखों देखी हो गया। हिंदू जेनोसाइड श्रीलंका में हुआ, हिंदू जेनोसाइड अफगान में हुआ, हिंदू जेनोसाइड पाकिस्तान में हुआ, हिंदू जेनोसाइड बांग्लादेश में अभी भी हुआ, पहले भी हुआ, हिंदू जेनोसाइड जम्मू कश्मीर में हुआ, हिंदू जेनोसाइड मोपला में हुआ, हिंदू जेनोसाइड मालाबार में हुआ, हिंदू जेनोसाइड केरला में हुआ, हिंदू जेनोसाइड बेंगलोर में हुआ। अभी भी हिंदू भाईचारा अगर सोच रहा है तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आती है बात कि जब जैश-ए मोहम्मद नाम रखता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना, लश्कर तैयबा नाम रखता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कलमा तैयब मानने वालों की लश्कर, क्या इसमें कोई भी दुनिया का मुसलमान विरोध जताता है कि आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो पीस को अवेयर किया करते थे, आप उनके नाम से आतंकवाद संगठन बना रहे हैं? क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया? जब नहीं किया तो इसका मतलब है कि इस दुनिया के मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद जो काम कर रहा है, लश्कर तैयबा जो काम कर रहा है, जमात इस्लामी जो काम कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। जमात इस्लामी का मतलब होता है इस्लाम के मानने वालों की जमात। हिफाजतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की हिफाजत करने वाला। हरकतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला। तो अभी बांग्लादेश में जमात इस्लामी क्या कर रहा है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो। सोचिए आपके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शेख हसीना भी पढ़ती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जो बहरूपिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी पढ़ते थे। लेकिन शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाने से पहले, वर्बल उनको मलेस्ट करने से पहले, क्या ये ला इलाहा वाले ने सोचा कि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा है? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इनको वहां पर शरिया इंप्लीमेंट करना था और शेख हसीना कहीं ना कहीं बांग्लादेश के संविधान को इंप्लीमेंट करके रखी थी। और मैं अग्री करती हूं कि ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के नेतृत्व में वहां पर हिंदू मारे नहीं जा रहे थे या रेप नहीं हो रहा था, पर जो नंगा नाच अभी हो रहा है वो तब नहीं हो पा रहा था। मुझे याद है कि 2018 में ढाका में कुछ लोग यही हरकतुल इस्लाम वाले और हिजबुत तहरीक वाले मिल करके 2018 के जुलाई में उन्होंने रोड पर नमाज पढ़ करके एक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें शेख हसीना ने सारे नमाजी को 803 या 807 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सारे नमाजी को अरेस्ट करवाया था और 14 दिन की कस्टडी में रखवाया था। तो वो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर को वो मान करके चलती थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो खुद को एक जमाने से पिछले 11 साल से बांग्लादेश में ये कह रहा था कि वो ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हुई, जब यूएन ने उसका पूरा शिजरा निकालना स्टार्ट किया, तो क्या पता चला कि वो जमाते इस्लामी का एक नेता है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान कितने जमाने से
बांग्लादेश को टारगेट करके रखा हुआ था और भारत से वो एक वेंडेटा निकालने के लिए तैयार था, क्योंकि भारत की ही मदद से बांग्लादेश बनाया गया पाकिस्तान के हलक से निकाल करके, और भीख में मिला 1947 में पाकिस्तान, वो भिकारिस्तान बना, पगलिस्तान बना और अब खबरिस्तान बनने आ रहा है। लेकिन शेख हसीना ने फिर भी बांग्लादेश को इकोनॉमिकली, जीडीपी के हिसाब से, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत इंप्रूव करके रखा था, बहुत पंप और बूस्ट करके रखा था, जो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा था और भारत से भी एक वेंडेटा लेना था, इसलिए वो अपने स्लीपर सेल को भेजे हुए थे। अब बात आ रही है कि अगर अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने इंटरवीन नहीं किया और अपनी आर्मी कूप नहीं उतारी और पाकिस्तान को डिवाइड करके हिंद देश और बांग्लादेश मुसलमानों का, हिंद देश हिंदुओं का जो 7% है वो नहीं बनाया, तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उनको रोड पर उतरना पड़ेगा और बांग्लादेश के हिंदुओं के सुरक्षित के लिए एक आवाज कहनी पड़ेगी कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आने वाले दिनों में आपको कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आप सांप को दूध पिलाइएगा, सांप को दूध पिलाइएगा, और यही सांप को दूध पिला पिला करके तो कई बार सांप ने डस लिया और अब तो ये एनाकोंडा बन चुके हैं। अब ये डसते नहीं है, ये पूरा निगल जाते हैं। सांप को दूध पिलाना बंद करना पड़ेगा हिंदुओं को। क्या ये नफरत पहले भी थी, दबी हुई थी, अब ज्यादा विकराल होकर सामने आ रही है, या इसके पीछे वाकई कोई आपको लगता है कि साजिश है? कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के कहने पर मोहम्मद यूनुस ने जो किया सो किया, उनको अमेरिका में बुलाकर मंच पर जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, या तो वो प्लानिंग है या तो वो लोगों के बीच दबा हुआ गुस्सा है, कुछ तो है बांग्लादेश में जो अचानक हुआ है। नहीं, अचानक नहीं हुआ है। मैं तो कह रही हूँ कि ढाका में एक मैदान है जिसका नाम पाकिस्तान मैदान है, तो वहां पर उसके ठीक सामने में एक 3rd फ्लोर की बिल्डिंग है। वहां पर 2017 में एक पूरी टीम इंडियन करेंसी छाप रही थी और शेख हसीना की लीडरशिप में उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। फिर हमने देखा ये 2024 में ही, 1.5 महीना पहले, उत्तर प्रदेश के एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी छप रही थी। जब पूरा डिटेल सामने आया तो पता चला पाकिस्तानी लिंक है, और बांग्लादेश के पाकिस्तानी मैदान के पास से जो लोग अरेस्ट हुए थे सारे के सारे पाकिस्तानी थे, सारे के सारे, जिसमें एक मोहम्मद नाहिद नाम का लड़का था जिसने एक्सेप्ट किया कि हमें पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। अब बैरक ओबामा ने नोबेल प्राइज क्यों दिया था यूनुस को? इसलिए दिया था क्योंकि वो एक नंबर का वो बहरूपिया और आतंकवाद का दलाल है। वो मोहम्मद यूनुस कोई नोबेल आदमी नहीं है, मोहम्मद यूनुस कोई शरीफ आदमी नहीं है। मोहम्मद यूनुस पर जिस हिसाब से यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मोहम्मद यूनुस 2025 में जनवरी के महीने में जेल जाएगा। आप सोचें कि शेख हसीना की पार्टी के मेयर ने जब इंटरनेशनल कोर्ट को में पिटिशन दायर किया, उसको तुरंत एक्सेप्ट किया गया, और यूएन जो उतरी थी टीम बांग्लादेश में, उनका रिपोर्ट और शेख हसीना की पार्टी के मेयर का रिपोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट का, वो दोनों मैच कर गया है। दोनों ने कहा शेख हसीना का रेजिग्नेशन लेटर दो, वो नहीं दे पा रहा है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा 119 इंटरपोल किया और कहा कि शेख हसीना को भारत को बोलो हमें दे देने के लिए, क्योंकि वो उसको खत्म कर देना चाहते थे कि ये अगर मर जाती है शेख हसीना तो फिर ये नंगा नाच चलता ही रहेगा। या अभी देखिए हालिया में जब जाकिर नायक पाकिस्तान गया था तो उसने क्या कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लाम के हिसाब से हो रहा है, साफ तरीके से उसने कहा था। उसके बाद फिर अभी 1 महीना 11 दिन पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हुआ था। किस लिए स्टार्ट हुआ था? शेख हसीना तो चली गई, क्यों स्टार्ट हुआ? राष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति भागते या रिजाइन करते वहां का संविधान खत्म हो जाता, शरिया लॉ इंप्लीमेंट हो जाता। ठीक है, बांग्लादेश के बाद मुझे लगता है कि आखिरी सेगमेंट जो है हमारा वक्फ को लेकर है। वक्फ को लेकर के जितने जोर शोर से सरकार मैदान में आई थी, ऐसा लग रहा है कि अब बैकफुट पर आ गई है। विंटर सेशन में भी इसे लेकर के बिल नहीं आ रहा है और जो कमेटी बनी है उसका भी वक्त और बढ़ाने के लिए अब बात की जा रही है। दबाव में है, जब आपके पास पूरा बहुमत है संसद में किसी भी बिल को पास करने का, तो वक्फ को लेकर इतना बैकफुट पर क्यों? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम बैकफुट पर है। हाँ, मुसलमान बेचारे थोड़े परेशान हो गए हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पर उनको बड़ा
फक्र था और नीतीश पर बड़ा फक्र था कि वक्फ बोर्ड को लेकर के ये दोनों जरूर बैकफुट पर जाएंगे। और हमने 48 घंटे पहले सुना कि उन्होंने तो नायडू बाबू ने तो अपने राज्य में वक्फ बोर्ड को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। हो सकता है एक हफ्ते में आप लोग सुनेंगे कि बिहार से भी अबॉलिश हो चुका है। मुझे लगता है एक हफ्ते में आ जाएगी तो आप ये ये खबर। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस तरीके से काम नहीं करेगी, अलग अलग राज्यों से वक्फ बोर्ड को पर एक्शन अब लिया वो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे यूसीसी पर एक एक राज्य करके आप आ रहे हैं, वहां भी थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आती है पार्टी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम बैकफुट पर है। तो वक्फ को लेकर के या यूसीसी को लेकर के एक बार में पूरे देश में कानून लाने से बेहतर ऐसा लगता है बीजेपी को कि एक एक राज्य में एक्शन लिया जाए और देखा जाए कि कैसा रिएक्शन होता है। हमने तो सांप को दूध भी एक एक करके ही पिलाया था ना, तो जहर भी एक एक करके ही निकालेंगे ना। पूरे देश में एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अचानक से कैसे कर ले इतने बड़े काम को। लेकिन देखिए, मैंने बहुत बड़ा चैलेंज किया है और मैंने 21 दिन का समय दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि आप 21 दिन में, अभी मैंने कानूनी कार्रवाई नहीं की है, 21 दिन के बाद मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, कि आप मुझे कुरान की आयत बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है, और संविधान का वो आर्टिकल और चैप्टर बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। दोनों में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। 21 दिन में बाय डिफॉल्ट वो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ है नहीं उसको वो पैदा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। एक आखिरी सवाल, एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे लेकर पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिटी, सरकार की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं आती। 2025 में जनगणना की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं किया गया कि जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, और वो आंकड़े दुनिया के सामने रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। देखिए, पार्शियलिटी पे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी विश्वास करती नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट सेंसस का बड़ा लोभ है राहुल बाबा को, तो पहले मुसलमानों का स्टार्ट किया जाएगा। नहीं तो बीजेपी कह दे कि वो करेगी स्टार्ट, कौन मना कर रहा है? सरकार तो आपकी पावर आपके पास है, 2025 में जनगणना हो रही है। देखिए, हम तो आए हैं सुधारने के लिए। एक टूटा फूटा खंडर बन चुका था हमारा भारत, हमने आलिशान महल बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सुबह शाम दोपहर काम करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को देखते हैं किस हिसाब से वो काम करते हैं। इस एज में हम 4-4 दिन सोते नहीं है। लोग आई विटनेस है, लोग कहते हैं कि भाई सो जाओ अब 2 घंटे के लिए, लेकिन मन नहीं करता है, क्योंकि वाकई में हमें भारत को खूबसूरत करना है। जिस चीज को खत्म करना है वो खत्म करेंगे, जिस चीज को दिखाना है प्रूफ के तरीके से वो दिखाएंगे भी। तो मुझे लगता है कि 72 फिरका और 58 कास्ट में कास्ट सेंसस पहले ज्यादा जरूरी है। चलिए, मुसलमानों के कास्ट सेंसस से शुरू कीजिए, लेकिन कम से कम ये आंकड़े दुनिया के सामने आए। और हम तो दुनिया के सामने ही रख देते हैं सारी चीजें दुनिया के सामने ही रखते हैं, छुपा के तो कुछ भी नहीं रखते। एक बड़ी बात जो आखिर में मुझे लगता है कहनी चाहिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो काफी हद तक बैकफुट पर है, क्योंकि पूरे तरीके से मेजोरिटी आई नहीं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने उतना ही ज्यादा कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने का काम कर दिया है। और मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ अब बीजेपी वापस से चुनावी मैदान में उतर पा रही है। आपका पिछले 6 महीने का अनुभव कैसा रहा है? लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो थोड़ी सी निराशा, हताशा आई होगी कार्यकर्ताओं में भी, कैडर में भी, लेकिन अब वो कहां से कहां तक पहुंच गई है, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद? देखिए, जब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है और वो हमेशा 99% लाता है ना, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम आया था, मैं उसमें भी बहुत खुश थी कि ठीक है, जिसको सबक से मिलना था, भारतीय जनता पार्टी में भी जिसको सबक मिलना था उसको मिल गया। हम लोग फिर से रीएक्टिवेट हुए, हम लोग फिर से रिचार्ज हुए, हम फिर से, मैं महाराष्ट्र इलेक्शन में मैं 11 दिन थी, झारखंड इलेक्शन में मैं 3 दिन थी। तो जिस हिसाब से ग्राउंड पर हमने काम किया है, बिल्कुल मतलब अपने आप को डेडिकेट कर दिया है कि हम आए हैं तो सिर्फ काम ही कर करके जाएंगे। और बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी कभी ना रही है, ना रहने वाली है। हम प्रखर होकर के बात करते आए हैं, करते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है तब भी प्रखर रहते हैं, जब सरकार नहीं रहती है तब भी प्रखर रहते हैं। सुषमा स्वराज जी की हर एक स्पीच को दोबारा उठा करके सुनिए, क्या उनके चेहरे पर या उनकी स्पीचेस में कभी भी हिचकिचाहट नजर आई? कभी नहीं नजर आई। आप मेरी स्पीच, पहले तो मैं ग्राउंड पर होती थी, कैमरा के सामने नहीं आती थी, तो आप मेरी स्पीच 2018, 2014, 2015 की उठा करके जो ग्राउंड पर मैं जनता के सामने देती थी, ऐसे ही देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कोई भी सोच रहा है कि भैया इनकी तो 240 सीटें आ गई हैं तो अब ये थोड़ा बैकफुट पर रहेंगे, नहीं। हम भाई भारत के पुत्र और पुत्री हैं, हम राजभक्ति पर काम कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के पक्ष में काम कर रहे हैं। हनुमान जी हैं हमें हिम्मत देने के लिए, हम तो काम करते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया, एक बार फिर से ये बातचीत बहुत अच्छी रही और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब है संभल, अजमेर और बांग्लादेश को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है, जो हो रहा है वो कानून सम्मत है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं, और आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में फिर से एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ एक मामला अदालत में है। उनकी नागरिकता को लेकर सवाल पूछा गया है और 19 दिसंबर तक गृह मंत्रालय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, बताना है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सच हैं या नहीं है, क्या वो ब्रिटिश नागरिक हैं, क्या वो इंडियन सिटीजन हैं। इस पर एक बार फिर से आपसे हम बात करेंगे आपसे कुछ ही दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय।